चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, याद रखिए चंद्रशेखर वेंकटन रमन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। याद रखिएगा उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, ठीक है। यानी 28 फरवरी का उनका जन्मदिन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको आपको बताने इसमें कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कौन आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना, ठीक है। तो यानी फोटो के 2 अगर देखा है तो इसका राइट आंसर का यही होगा फ्लोरीन्स। क्या है आपके यहाँ फ्लोरीन्स दे रहा है कि फ्लोरीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक नहीं, बल्कि ये क्या है कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन्स ये कार्बन का अपरूप है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बाकी शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सही है। केराटिन क्या होता है, मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाले प्रोटीन होता है, ये भी सही है। तो पिक में से यानी सब सही है, लेकिन यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो दे रखा आपका ये सुमेलित नहीं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है स्टेनलेस स्टील, कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से धातु से मिलकर ये बना है स्टेनलेस स्टील। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम। याद रखिए लोहे और क्रोमियम, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ये क्या आता है, इसमें क्रोजन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, यानी समझिए तो इस तरह से बहुत ये सॉलिड होता है, यानी बहुत मजबूत होता है स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसमें ये जंग रोधक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में आप 44 कहता है लौंग है, तो लौंग वास्तव में क्या तैयार, इसका राइट आंसर कब 3 हो जाएगा। बंद कलिका क्या बोलता है, बंद कलियां होता है। याद रखिए लौंग आपका क्या होता है, बंद कलियां होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 45 कहता है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे तो देखा है सबसे सूर्य के नज़दीक कौन होता है, तो बुध होता है। तो यहाँ पर बुध दे नहीं रखा, तो देखा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी होगा 2 होगा, उसके बाद देखा तो बृहस्पति होगा यानी 3 होगा, उसके बाद यूरेनस हो जाएगा और लास्ट में प्लूटो हो जाएगा। तो यानी 2 3 4 1, देखिए किस ऑप्शन में 2 3 4 1 है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 2 3 4 1, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक को तो दिखाई देता है लेकिन दूर को दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते थे। क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष जो है को ठीक किया जाता है किसके द्वारा, याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस से प्रयुक्त करके, यानी अवतल लेंस का यूज़ करेंगे तब जाकर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अगर वही होता है दीर्घ दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देता। तो उस रोग को यानी उस तरह के डिजीज़ को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा सब। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 47 कहता है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, नॉर एड्रीनैनिल। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 48 कहता है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा ऑप्शन, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये भौतिक परिवर्तन बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, तो ये नहीं होगा। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, उसमें धागा की तरह होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा नंबर 3 क्या लिखा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हवा में चांदी का बर्तन काला होना ये तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी दे रखा 1 2, अब 4 गायब हो चुका है, यहाँ पर दे रखा 5, तो यहाँ पर तो आंसर होना चाहिए, यहाँ पर 5 होने उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका 5 होना चाहिए, कमेंट्स में देख बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन पोटासियम अल्पता से संबंधित है। पोटासियम अल्पता से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, निम्न रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होना, लो होना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यह अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, यानी किसके ऊपर से गुजरती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, एल्युमिनियम के ऊपर से। याद है एल्युमिनियम के ऊपर से अगर भाप को हम
गुजारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 52 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए एक तरफ विटामिन दे रखा, उसके बाद उसकी कमी से होने वाला रोग दे रखा। रेटिनॉल देखिए यहाँ पर दे रखा, ठीक। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए की बात कर रहा, तो ये इसका ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद टेकोफोरॉल दे रखा, ये हो जाएगा बंध्यता हो जाएगा, मतलब बी का 4, यानी ए का 3 बी का 4। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ए का 3 अब बी का 4। तो देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये जा रहा है 2 पे, ए का 3 बी का 4। बाकी आप लोग मिला लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दो, मिला लीजिएगा, ठीक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा साइनोकोबालामिन जो है किस विटामिन का ये केमिकल नेम है, यानी रासायनिक नाम है, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 कहता है डायनमो क्या है, आपको पता है डायनमो क्या है। याद है इसका राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, डायनमो। उसी तरह अगर हम मोटर की बात करें, मोटर की बात करते हैं हम, तो मोटर ठीक उल्टा काम करता है। उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कौन, तो मोटर, याद रखिएगा। और डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा सब फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और बताइए, डायनमो में क्या देता है, डीसी देता है या एसी देता है, कमेंट जरूर बताइएगा कि डायरेक्ट करंट देता है डायनमो या अल्टरनेट करंट देता है, कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54। क्वेश्चन 54 कहता है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो कौन सा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी 2 हो जाएगा, यानी थोरियम। अब ये थोरियम जनरली कहाँ पाया जाता है भारत में, तो केरल राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो केरल राज्य में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55। आकाश नीला लगता है, आकाश नीला लगता है मतलब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, ठीक है। जैसे नीले रंग की अगर हम बात करते हैं, इसका तरंग दर क्या होता है, कम होता है। तो जिसका कम होता है उसका स्कैटरिंग मतलब परिकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है, यानी परिकीर्णन कम होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है अचार, जैम, जेली, चटनियाँ बनाकर रखते समय सीसी और क्या लिखा हुआ है, मर्तबान को पहले इसलिए सुखाया जाता है, क्यों सुखाया जाता है, आपको आइडिया मिल गया कि उसमें पानी उनी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्यों सुखाया जाता है कि नमी, वायु एवं ताप से पदार्थ पर फफूंदी आने का खतरा होता है, इसीलिए जब शीशे के बर्तन में हम कोई अचार कुछ रखते हैं उसको अच्छे से पहले हम लोग सुखा देते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, जो ये सब करते हैं तो उनको पता होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी घरेलू से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57। क्वेश्चन 57 कहता है समसामयिक काल में चिपको आंदोलन को फिर से चलाने एवं पेड़ों को बचाने का श्रेय किसे जाता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये किस राज्य से रिलेटेड, याद रखिए उत्तराखंड से, याद रखिएगा उत्तराखंड से, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है मधुमक्खी किस स्थिति में 8 अंक की तरह उड़ती है तथा वह साथी मधुमक्खियों को क्या संदेश देना चाहती है, यानी उसके बाद साथी जो मधुमक्खियाँ होती है उसको क्या संदेश देना चाहती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मकरंद यानी पराग कहाँ है यह बताने के लिए, पराग कहाँ है यह बताने के लिए, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 59 कहता है डॉली की माँ ने उसे बाजार से दूध लाने के लिए भेजा, उन्होंने उसे सिर्फ पास्चुराइज्ड दूध लाने को ही कहा, क्यों कहा, तो याद इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे दूध में बैक्टीरिया को पहले गर्म करके फिर ठंडा करके मार दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब रहा सवाल की स्पष्टीकरण
कैसे किया जाता है? तो पहले इसको 15 मिनट तक क्या होता है, इसको गर्म किया जाता है। कम से कम टेम्परेचर क्या होता है, 72 के आसपास होता है। और उसके बाद इसको तेज़ी से ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें जीवाणु को आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चुरीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाने में कार्य करता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, याद रखिए, पेड़ की पत्तियां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है पत्ते में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे के भाग में होता है, तो कहाँ पर होता है? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। निरंध्र का मतलब होता है पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, मतलब छिद्र होते हैं, इसको बोला जाता है स्टोमेटा बोला जाता है। वहीं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 62 कहता है ऐसा देखा गया है कि रेगिस्तान में पौधों की जड़ें बहुत पतली तथा बहुत लंबी होती है। क्यों होती है? इसका राइट आंसर आपको बताइए। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पानी जमीन में काफ़ी गहराई में होने के कारण जड़ों की पत्ती तक पहुंचने के लिए ऐसा बनना पड़ता है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था। कब शामिल किया था? याद है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1976 में इसको शामिल किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन था? यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत उस वक्त कितना था, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन उसके बाद 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। उसके बाद एक और जोड़ दिया गया, नहीं 11, मतलब अब टोटल कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? तो 11 हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई, तो कब की? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा 1974 में। कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। याद रखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है अनुच्छेद 239 डैश दे रखा से संबंधित, यानी किससे संबंधित है? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका 2 यहीं पर हो जाए। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से क्या यहाँ पर संबंधित है? तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे, तो कौन, किसको सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था भारत में? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विनोबा भावे को। याद रखिए, विनोबा भावे को दिया गया था। और कब इनको दिया गया था? तो याद रखिए 1958 में। याद रखिए 1958 में इनको दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ऊर्ध्वपातन। बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब सीधा क्या होता है, ये ठोस से सीधा क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, यानी सॉलिड टू गैस। याद रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नहीं अल बिरूनी था। कौन था? तो अल बिरूनी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है योग दर्शन के? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पतंजलि। याद रखिएगा, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, अगर वही पूछा जाए पूर्वी मानसा का दर्शन जो इसके प्रतिपादक हैं, तो जैमिनी। याद रखिएगा, जैमिनी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नया दर्शन का, तो गौतम हो जाएंगे, गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? किस जिले में, यह आपसे पूछा जाए। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के संस्थापक जो निम्न में से कौन था? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। याद रखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है बिहार में सबसे प्राचीन परियोजना कौन है? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाए, यानी सोन परियोजना। याद रखिए, सोन परियोजना ये कब परिचालन हुआ था? तो याद रखिए 1874 ईस्वी में। याद रखिए 1874 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यहाँ पे
कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट, यानी किस सम्राट के ये महामंत्री थे? कौन? कौटिल्य। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अब कौटिल्य के बाद तो कौटिल्य का और क्या नाम है? तो याद इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक इनकी रचना कौटिल्य ही ने किए थे। ठीक है, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75, कहता है गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद है इसका राइट आंसर के बाद 3 हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा। याद रखिए सुश्रुत इसके रचनाकार हो जाएंगे। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 और 16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया। तो कितना हो गया? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 1062 से 1090। याद रखिए 1062 और 1090। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, 3 हो जाए, यानी चौकीदारी। याद रखिए चौकीदारी का भी विरोध उन्होंने चुना। समय 78 कहता है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिए लॉर्ड कैनिंग। अच्छा कमेंट से बताइए कि भारत का पहला वायसराय कौन था? यानी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त किया भारत का पहला वायसराय कौन था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, क्या दिया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 3 हो जाए, उसको रूपक बोला गया। क्या बोला गया है? गुप्तकालीन में रूपक बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 कहता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ की संकलित है? आपको ये बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, आनंद मठ। बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का देखिए अभिनव भारत, ये भी बताया जा चुका है। अभिनव भारत का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद है किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था। याद है बी डी सावरकर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में कौन एक सुमेलित है। इसमें बताना है कौन एक सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा है तो आपका 2 जो है आपका सुमेलित है। रफीक जकारिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के क्या है? लेखक हैं। ठीक है, याद रखिए बाकी कोई यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां में कौन नहीं है? दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां में कौन नहीं है? तो दक्षिण दिशा से कौन कौन मिलता है पहले ये पता होना चाहिए कि दक्षिण दिशा से गंगा में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो पहले देखिए यहाँ पर कर्मनाशा भी मिलती है, सोन भी मिलती है। ठीक है, तो अगर देखा तो यहाँ पर ये महानंदा जो है ये नहीं मिलती है। ठीक है, महानंदा जो है ये दक्षिण से आकर नहीं मिलती। बाकी कर्मनाशा, सोन, इसके अलावा और भी पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया। ठीक है, जबकि महानंदा जो बिहार में गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है, उत्तर की तरफ से मिलती है। दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? फिर से सुन लीजिए, कर्मनाशा है, सोन हो गया, पुनपुन हो गया और फल्गु हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है चंपारण सत्याग्रह वर्ष बताना कि कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1917 में। याद रखिए 1917 में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था तो कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वेब मिलर। याद रखिएगा वेब मिलर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है ध्रुव की दादी आंवला, अमरूद, नींबू और संतरा आदि के सेवन नहीं करती जो कि विटामिन सी से उत्तम स्रोत है। अपेक्षित है कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या रोग हो सकता है? तो इसका सही बताने इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी स्कर्वी रोग। याद रखिएगा कौन सा रोग होगा? अगर विटामिन सी उनके पास उनमें नहीं होगा तो कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है सोयाबीन, बादाम, पनीर, मटर, राजमा आदि शरीर का विकास करने के लिए
प्राप्ति होती है। तो बताएं इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। जब सोयाबीन लिखा होता है जाहिर सी इसमें क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो इसका राइट आंसर आपका यानी विटामिन। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर विटामिन की बात हो जाएगा। सोयाबीन, बादाम, पनीर सब में क्या हो जाएगा, विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है कार्बोहाइड्रेट किन गैसों के मिश्रण से तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो गैस तो नहीं लिखना चाहिए कि कार्बन तो गैस है नहीं, खैर चलिए यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला की बात करते हैं C6H12 और O6 होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है प्राचीन काल में महलों एवं किलों में बावली बनी होती थी। बावली एक क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा सीढ़ीनुमा कुआं है। क्या है, सीढ़ीनुमा कुआं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। मिट्टी के बर्तनों को बना कर धूप में सुखाने के बाद आग में क्यों पकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, उन्हें पक्का बनाने के लिए। ठीक है, उन्हें पक्का बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91। जल के शुद्धिकरण के लिए, जल के शुद्धिकरण के हम लोग क्या करते हैं, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। जल में क्लोरीन की गोलियां डालने से जल क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। जो भी बैक्टीरिया हो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिए बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। ये आपसे कैबिनेट मिशन जब 1946 में हुआ था तो आपको बताना उसमें सदस्य कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो ए यानी लॉर्ड वेलेल जो था इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ए भी अलेक्जेंडर ए भी थे, पैथिन लॉरेंस ए भी थे। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ये आपसे पूछा जा रहा था। याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, और विनोबा भाई का मूल्य नाम क्या था, तो याद रखिए उनको विनायक नरही भाव भी कहा जाता था। अगर दूसरा सत्याग्रह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रह की बात करें तो ब्रह्मा दत्त। याद रखिएगा ब्रह्मा दत्त, याद रखिएगा। चलिए ये 3 सत्याग्रही थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। अब देखिए गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ये असीमित होता है, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे हमने बोला सौर ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या होगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत के एग्जाम्पल या उदाहरण दे सकते हैं। अब एक होता है अनवीकरणीय स्रोत, जो क्या होता है वो सीमित होता है, जैसे कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ये सब क्या था सीमित मात्रा में, कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो आपसे पूछा क्या है कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, इसमें आपको बताना। तो याद यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पवन जो क्या हो जाएगा आपका गैर पारंपरिक स्रोत, इसको नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। बाकी लकड़ी, पेट्रोल, ये क्या हो गया आपका, ये आपके पारंपरिक स्रोत बोल सकते हैं या अनवीकरणीय स्रोत बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब लिमिट मात्रा में होता है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। आपका वास्तविक तिथि बताना है। तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 कहता है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था। तो किसने किया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा होम रूल पार्टी। याद है कि होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता था, किसको सौंपा जाता। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। याद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 कहता है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। तो आपको बताना है कि अधिकार नहीं देता तो कौन सा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। याद रखिए राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला क्वेश्चन नंबर 100 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई थी। क्या व्याख्या किया गया? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मूल अधिकार राज के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन में। याद रखिए राइट आंसर आपका 3 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 101 कहता है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक। आपको बताने भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 1951 में। याद रखिए 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका A1 हो जाएगा, यानी 42वां संशोधन। अब 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता। उसके बाद मौलिक कर्तव्य कितने जोड़ा गया था? तो 10 जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में। याद रखिए 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। अच्छा, 7वीं अनुसूची जो है इसमें कितनी सूचियाँ आती है? इसमें 3 होता है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें विषय कितना है? तो 97 होता है। याद रखिएगा। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो उसमें 66 विषय हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें कितना है? 47 विषय हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा भारत के संविधान द्वारा भी 10 सितंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र के चार्ट के द्वारा। क्या आंसर क्या होगा आपका? 4, यानी उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव। याद रखिए कटौती प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 106। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्न युगों में से कौन सुमेलित है? आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। संविधान यानी धारा 352 जो आपात स्थिति की घोषणा से क्या ये संबंधित है, बाकी कोई संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है काला मुद्रा क्या होता है? काला मुद्रा क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यह अवैध आय होता है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा काला धन इसी को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया गया? तो याद है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो, यानी विश्व बैंक के द्वारा। याद है विश्व बैंक के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद इसका राइट आंसर आपका 3 यानी केरल में। याद रखिए केरल राज्य में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहते हैं कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ? याद है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 नहीं यहाँ पर 3 होना, यानी सामुद्रिक, यानी समुद्र सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका यहाँ पर मिलान करना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ नगर दे रखा है और दूसरी तरफ आपको उसको नदी दे रखा है कि कौन किस पे है। देखिए यहाँ पर दे रखा है बर्लिन, ए में क्या लिखा हुआ है? बर्लिन लिखा हुआ। तो ये स्प्री नदी पे है, मतलब ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। तो देखा है तो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, सब चेक कर लेते हैं। लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो ये रावी नदी पे हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका लाहौर बी में। तो ये हो जाएगा आपका रावी नदी पे, यानी हो जाएगा आपका 3, 4, 3। उसके बाद हम न्यू ईयर्क की अगर बात करते तो हो जाएगा हडसन, यानी सी का हो जाएगा आपका हडसन, यानी 2 हो जाए, यानी 4, 3, 2। तो देखिए 4, 3, 2 किस ऑप्शन में यहाँ पर? तो 4, 3, 2 यानी ऑप्शन आपका 2 पे लॉक हो रहा है। याद है राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 कहता है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो ये लक्षद्वीप टापू जो कहाँ अवस्थित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। याद है दक्षिण पश्चिम भारत में ये अवस्थित है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस महासागर में ये है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए किस महासागर में ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो आपको बताना है कहाँ है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। याद रखिएगा कैलिफोर्निया में
अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 114, कहता है कुल्लू घाटी जिस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, धौलाधर तथा पीर पंजाल। राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 115, कहता है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद है इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। देखिए इसको कहवा को प्रोडक्ट होने के लिए टेम्परेचर कैसा, मौसम क्या रहना चाहिए, गर्म होना चाहिए और आर्द्र भी चाहिए। आर्द्र मतलब नमी भी होना चाहिए। ठीक है, और इसको वर्षा की बात करें पानी, तो इसको 150 से 250 तक इसको वर्षा चाहिए। किसको, तो कहवा को प्रोडक्ट किया। भारत में कौन सा कहवा सबसे ज़्यादा होता है, याद है अरेबिक कहवा जो भारत में सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। आपका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे निकटतम दूरी पर कौन है, तो उज्जैन है। याद रखिएगा उज्जैन है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य पास करते हैं, भारत के कितने राज्य पास करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब ओजोन परत को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँचाता। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी शांत घाटी में। याद रखिए शांत घाटी में क्या होता है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे, तो याद है इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, उमेश चंद्र दत्ता। याद रखिए उमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है निम्न में से सही सुमेलित है, तो आपको बताना सही सुमेलित कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, ये बेगूसराय में, ये सही है। बाकी अगर गोगाविल झील की बात करें तो ये बक्सर में नहीं बल्कि कटिहार में है। कहाँ है, तो ये कटिहार में, याद रखिएगा। अगर वही हम बात करते हैं बरैला झील की, तो बरैला झील कहाँ है, ये वैशाली में है। कहाँ है, तो ये वैशाली में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन होगा, तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आया। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।